अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इससे पहले मैं आपको कोट से एक बात समझाऊंगा, एक मोटिवेशन दूंगा। ये कोट है मेक दिस डे ग्रेट। मीन्स के जो आपका पास्ट गुजर गया उसको ना सोचें और जो कल पर डिपेंड ना करें, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट पर रहें और प्रेजेंट में ही वर्क करते रहें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से टॉपिक के और कौन कौन सी चीज़ें कवर करेंगे ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मेजर कॉन्सेप्ट। इन दिस यूनिट यू विल लर्न। इस यूनिट में जो जो चीज़ें हम समझेंगे वो ये हैं। नंबर 1 पे है बायोलॉजिकल मेथड, जो कि टोटली जो टॉपिक है वो ये है, और ये जो डॉट्स में है वो इसके स्टेप्स हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 पे है साइंटिफिक प्रॉब्लम। आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक प्रॉब्लम क्या होती है, उसको कैसे हल किया जाता है और क्या क्या चीज़ें हैं उसमें इन्वॉल्व होती हैं। हाइपोथेसिस है, डिडक्शंस हैं एंड एक्सपेरिमेंट्स है। नंबर 2 पे है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। और नंबर 3 पे जो है डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा एनालिसिस, कि डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करें और डेटा को कैसे एनालाइज करें, कैसे समझें। नंबर लास्ट 1 है मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। मैथमेटिक्स का इसमें क्या रोल है, क्या रोल अदा करता है साइंटिफिक प्रोसेस में, साइंटिफिक प्रॉब्लम में जो होती हैं। तो आज के इस लेक्चर में ये हम कम्प्लीटली जो भी हैं ये बातें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें डिटेल्ड एक स्टडी होगी, जिसमें हम पहले बात करेंगे बायोलॉजिकल मेथड पे, उसके बाद साइंटिफिक प्रॉब्लम पे, उसके बाद हाइपोथेसिस पे, डिडक्शंस पर, एक्सपेरिमेंट्स पर। और अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा व्यू देता चलूँ कि साइंटिफिक प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम जो कि साइंस से रिलेटेड हो, या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हम कह दें कि जो बायोलॉजी से रिलेटेड हो। तो चलते हैं आगे। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ व्यूज़ दिए गए हैं। जैसे आप इस पिक्चर को देखते हैं तो इसमें साफ ज़ाहिर होता है कि अगर आप ये 2 पिक्चर्स देखें जिसमें वो टेस्टिंग कर रहे हैं माइक्रोस्कोप पर, तो ये क्या है, ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि इसको सॉल्व कर रहे हैं, जिसको एग्जामिन कर रहे हैं। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें नीडेड होती हैं, इसमें जो बेस्ट रोल होता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होती है, क्योंकि हम ऐसे छोटे पार्टिकल्स को, छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते अपनी आँखों से, जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। तो इसके लिए माइक्रोस्कोप का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इसमें अभी जो ये मॉस्किटो रखा गया है, तो मॉस्किटो बाइट, इसमें इस चैप्टर में हम प्लाज्मोडियम का तो ज़रूर जिक्र करेंगे। और ये जो ब्रेन का रखा गया है, तो ब्रेन पर क्या इफ़ेक्ट होता है अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे, और ब्रेन से ही हम पूरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले जो ऊपर वाला है वो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मेथड। इंट्रो क्या है, साइंस इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर एंड हाउ इट अफेक्ट्स अस एंड द एनवायरनमेंट। सबसे पहले इसने साइंस के बारे में हमें बताया है कि साइंस क्या है। वैसे अगर हम अपनी तवज्जो दें कि सिंपली जो हम साइंस को डिफाइन करते हैं वो ये करते हैं कि इट इज़ द नॉलेज ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं। साइंस इज़ द सिस्टमिक स्टडी ऑफ नेचर। साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक स्टडी है नेचर की, कुदरत की। एंड हाउ इट अफेक्ट्स अस, कैसे हम पर असर डालती है, एंड द एनवायरनमेंट, कैसे हमारे माहौल पर असर डालती है। इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज। ये इल्म का, ये नॉलेज का एक जिस्म है, बॉडी है, दैट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग थ्रू द यूज़ ऑफ बेटर एंड मोर एक्यूरेट टूल्स फॉर इन्वेस्टिगेशन। ये एक ऐसी नॉलेज है जो कि कॉन्स्टेंटली डे बाय डे, ईयर बाय ईयर चेंज हो रही है। इसके यूजेस और बेटर हो रहे हैं और इसमें न्यू चेंजेस आ रहे हैं।
जिससे हम एक्यूरेट तौर पर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं किसी डिजीज़ के बारे में, किसी प्रॉब्लम के बारे में या किसी और चीज़ पर जो कि कंसर्न है बायोलॉजी के से। एट द कोर ऑफ बायोलॉजी एंड अदर साइंसेस लाइज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड। अगर हम देखें कि बायोलॉजी और दूसरी साइंसेस की कोई भी प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करते हैं, उसके लिए कुछ आगे बढ़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड, जो कि साइंस से रिलेट करता है। हम साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल या दूसरी साइंसेस में के जो भी प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। द साइंटिफिक मेथड इज़ अ सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलोड बाय साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स टू आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चंस अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड। जो साइंटिफिक मेथड होता है, ये सिर्फ साइंटिफिक मेथड ऐसे नहीं होता, ये मुश्तमिल होता है स्टेप्स पर जिनको हमको फॉलो करना होता है, जो कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, जो कि आंसर मालूम करने के लिए साइंटिफिक प्रॉब्लम का इन स्टेप्स की मदद लेते हैं। अभी 2.1 पर है बायोलॉजिकल मेथड, तो ये भी हम पढ़ेंगे। एज यू नो दैट बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स आर ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले मैं आपको बायोलॉजिकल मेथड का रिव्यू दे दूं कि बायोलॉजिकल मेथड वो होता है ऐसा मेथड जो कि हम किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं कि बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, के बायोलॉजी ब्रांच है साइंस की, और कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जो भी जिनके पास मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, जिनके पास एक्टिविटीज़ करने के लिए फॉलोइंग ऑप्शन हो, वो ब्रीथिंग करें, वो डाइजेशन करें, उनके पास ग्रोथ होनी चाहिए, उसमें रिप्रोडक्शन होनी चाहिए, तो उसकी हम स्टडी करते हैं। द सिस्टम ऑफ एडवांसिंग नॉलेज बाय फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन हासिल करते हैं जिससे हम अपनी नॉलेज से सॉल्व करते हैं। कलेक्टिंग डेटा अबाउट इट, जिसके लिए हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, और एक्सपेरिमेंट। और मैं आपको ये बता दूं कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है। ऑब्जर्वेशन इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर आप सिंपली आपको कोई पूछे कि व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन, तो आप कहेंगे इट इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा। एंड एक्सपेरिमेंट विच वी परफॉर्म विथ आवर हैंड्स इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट, जो हम अपने हाथों से करें एक्सपेरिमेंट, उसको हम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। एंड टेस्टिंग अ हाइपोथेटिकल आंसर अबाउट लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि ऑब्जर्वेशन हम करें, एक्सपेरिमेंट करें, इसमें हाइपोथेटिकल आंसर भी दिया जाता है, जो कि ऐसे कहते हैं कि तुक्का लगाया जाता है किसी आंसर का। वो चाहे पॉसिबल भी हो सकता है, चाहे पॉसिबल नहीं भी हो सकता, लेकिन इसमें ऑप्शन है, इसमें स्टेप्स है कि हम हाइपोथेसिस दे सकते हैं। अगर देखें तो हाइपोथेसिस रियल केसेस में 100% में से ज़्यादा फीसद जो है करेक्ट होती है, लेकिन किसी केसेस में नहीं भी होती। लिविंग चीज़ इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड, तो इसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड। तो इसमें आपको ये याद रखने की बातें, आपको ये बात याद रखनी है कि बायोलॉजिकल मेथड किस चीज़ को कहते हैं, और बायोलॉजिकल मेथड में हम बायोलॉजी के किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बायोलॉजी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, हमारे पास एक क्वेश्चन होना चाहिए, और उसके अलावा हमें कलेक्टिंग डेटा होनी चाहिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और उसके अलावा हमें क्या करना होता है, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट्स करनी होती हैं जो कि लेबॉर्ट्री में हम परफॉर्म करते हैं। और उसके अलावा हम टेस्ट करते हैं इसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और लास्टली हम एक हाइपोथेसिस भी देते हैं जो कि कंसर्न है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से। तो आगे पढ़ते हैं। अभी ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, जिसमें आपको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को एक अच्छे नमूने से, बेहतरीन वे से आपको दिखाया गया है, जिसमें आप आसानी से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को समझ सकते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या, और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए कौन से स्टेप्स ज़रूरी हैं। और उसके अलावा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर हम ये स्टेप्स ना फॉलो करें तो क्या हो सकता है।
सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है कि कोई भी आप मिसाल ले लें कि अगर हम मिसाल ले लें मलेरिया के पेशेंट्स वाला कि प्लाज्मोडियम इज़ अ कॉज ऑफ द मलेरिया, तो अगर ले लें तो हमें पहले ये नहीं पता था, लेकिन क्या है ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि हाउ मलेरिया इज़ कॉज, मलेरिया कैसे हो रही है, तो ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उसके बाद हमने क्या किया कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसके बारे में जो डेटा कलेक्ट की कि कैसे हो रही है, इसकी वजह क्या है, और इसकी टेस्ट की, उसके एक्सपेरिमेंट की, तो हमने जाना रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस एंड प्रीवियस नॉलेज, उसके बारे में ऑब्जर्वेशन भी की और जो प्रीवियस नॉलेज है वो भी हमारे पास इसके बारे में है। और हाइपोथेसिस, अब हाइपोथेसिस क्या है कि हाइपोथेसिस इज़ अ इंटेलिजेंट साइंटिफिक गेस। हम सिर्फ और सिर्फ चीज़ को गेस कर सकते हैं, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं होती। कई केसेस में, रेयर केसेस में ऑथेंटिक हो जाती है, लेकिन किसी में नहीं भी होती। तो उसके बाद अगर हम हाइपोथेसिस को क्लेरिफाई करना चाहें या हाइपोथेसिस को अगर आगे बढ़ाना चाहें, तो उसके लिए हम एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं, वो होती है रीजनिंग। अब टू एक्सप्लेन हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं रीजनिंग, कि क्या रीज़न है कि जिससे ये चीज़ करेक्ट हो सकती है। इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग और नंबर 2 पे डिडक्टिव रीजनिंग। अगर हम ये कर देते हैं रीजनिंग और उसके बाद हम आते हैं एक्सपेरिमेंट पर, तो उसको और ज़्यादा क्लेरिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। और एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट्स में हम लेबॉरेटरी का यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, माइक्रोस्कोप हो गई या टेस्टिंग ट्यूब्स हो गए या दूसरी चीज़ें हो गई, कि हम उनका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम ताकि क्लेरिफाई कर सकें, उन तक पहुंच सकें जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ताकि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और एक्सपेरिमेंट के बाद हम डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस करते हैं। अब डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस क्या होती है कि डेटा कलेक्शन, जो हमने डेटा कलेक्ट की है उसको हम खुद समझें, उसके बारे में हम देखें कि क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन मिली है अभी तक, और उसके बाद हम डेटा एनालिसिस पे आते हैं कि जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है इस प्रॉब्लम के बारे में, क्या वो सही है या गलत है, क्या हमें उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है या सिर्फ़ और सिर्फ बिना फ़ायदे के हमने ये डेटा कलेक्ट की हुई है। हम डेटा एनालिसिस करेंगे, अगर देखेंगे कि इसमें कोई काम की है या हमें इससे इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्या हमने अभी तक डिस्कवर किया है, क्या क्या चीज़ें हमने नई न्यू हासिल की हैं, ये हमें डेटा एनालिसिस बताता है। अगर हम डेटा एनालिसिस को देखेंगे, अगर डेटा एनालिसिस हमारे लिए काफ़ी है, वर्क करती है हमारे लिए, तो सही है, नहीं तो हमें फिर डेटा कलेक्ट करनी पड़ेगी। जिसके ज़रिए अगर देखें ना, आपको मैं एक मिसाल दे दूँ कि जब आप देखते हैं कि आपके एटमॉस्फेयर में या आपकी सोसाइटी में कोई भी ऐसे कहीं झगड़ा होता है, तो उसमें आपके अगर आप गांव के हैं तो किसी वडेरे के पास या किसी के पास जाते हैं या कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट क्या कहती है, आपको पहले तो ये पता करती है कि असल में केस है किस चीज़ का, किसके बारे में है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी वजह हैं, उनके शवाहिद कौन से हैं। इसमें शवाहिद तो नहीं होते ये, क्योंकि हम एग्जामिन करते हैं, लेकिन उसमें क्या कहते हैं कि आपके पास वजह होनी चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आपके पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, तो सारी चीज़ें होती हैं। ये भी अगर हम कंसर्न करें, अगर मैं आपको एक साइकोलॉजिकल मिसाल देकर समझाऊँ, तो ये बात इससे बिलाशुबा कह सकते हैं कि ये सेम है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आप एग्जामिन करते हैं। अब आपको क्या, हमने पहले क्या किया कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को देखा कि क्या मसला क्या है असल में, उसके बाद हमने उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, ऑब्जर्वेशन की, उसके बाद उसको हमने एक हाइपोथेसिस दी कि हाइपोथेसिस के मीन्स के शक के बुनियाद पर, शक के बुनियाद पर तो किसी को भी ले जा सकता है कि भाई शक के बुनियाद पर हम इसको ले जा रहे हैं, लेकिन अगर वो मुजरिम नहीं होता तो उसको छोड़ देते हैं, अगर होता है तो
हम वो उसको सज़ा देते हैं। अब क्या है कि हाइपोथेसिस को और क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग ली है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया, डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस की है। अब इफ़ डेटा सपोर्ट्स हाइपोथेसिस, अगर डेटा सपोर्ट करेगी हाइपोथेसिस को तो हम एक थ्योरी बनाएंगे। जो हमने डेटा कलेक्ट की, हाइपोथेसिस को सपोर्ट करी है, मेरी पिछली वाली बात जो कि मैंने आपको कह दी, तो हम थ्योरी बनाएंगे। और अगर नहीं करेगी, इफ डेटा डज नॉट सपोर्ट्स हाइपोथेसिस, तो फिर हम एक न्यू हाइपोथेसिस देंगे। अगला टॉपिक है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट्स। वो जो मैंने आपको ओरली बताई थी, वो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, डिडक्शन क्या है और एक्सपेरिमेंट क्या है। अब हम और क्लैरिफाई करेंगे इन चीज़ों को, डिटेल्ड में पढ़ेंगे आपके बुक के हिसाब से कि आपका बुक क्या कहता है, क्योंकि आपको बुक के रिलेट ही पढ़ना है। तो सबसे पहले है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? एक सेट ऑफ क्वेश्चन के ग्रुप पे क्वेश्चन का जो कि हमें सॉल्व करना होता है। कौन से क्वेश्चन होते हैं? मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में हम किस रिलेट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बताइए 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 जल्दी से। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमेशा बायोलॉजी से रिलेट होते हैं। ये इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में बायोलॉजी के प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। अबाउट नेचुरल वर्ल्ड, जो कि हमारी इस कुदरती दुनिया के बारे में हो। कुदरती दुनिया में क्या है? कुदरत का निज़ाम है सारा। जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ये सारी नेचर्स में तो चीज़ें हैं। दीज problems can be environmental, ecological, health related, etc. हमने पढ़ तो लिया कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ सेट ऑफ द क्वेश्चन टू बी सॉल्व्ड, लेकिन हमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किस कैटेगरी में मिलेंगी अब इसमें पढ़ेंगे। वो प्रॉब्लम हो सकती हैं इन्वायरमेंटल, पॉल्यूशन की हो सकती है, फॉरेस्ट्री की हो सकती हैं, एयर की हो सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इकोलॉजिकल क्या, कि क्या चेंजेस आ रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, कौन कौन सी आई है, क्यों आई है, ये सारी इकोलॉजिकल है। हेल्थ रिलेटेड मीन्स के हेल्थ के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन सी नुकसानदायक, कौन सी डिजीज़ हमने डिस्कवर की है, उनका जो है उनके सिम्टम्स क्या है, देखते हैं ना। अगर आप डिजीज़ को देखते हैं तो डिजीज़ को समझने के लिए आपको पहले डिजीज़ को पढ़ना पड़ता है कि डिजीज़ है क्या, कौन सी चीज़ों से काज हो रही है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसके अगर हम देखें तो ट्रीटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है जो है डिजीज़ को सॉल्व करना होता है ना। तो ये हेल्थ के रिलेटेड है। ETC बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। नो मैटर व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर बीइंग स्टडीड, ये मैटर नहीं करता कि किस किस्म की प्रॉब्लम हम स्टडी कर रहे हैं। साइंटिस्ट यूज द सेम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड टू फाइंड आंसर डेटा लॉजिकल एंड सपोर्टेड बाय एविडेंस। साइंटिस्ट जो साइंसदान थे उन्होंने सेम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को इस्तेमाल किया कि लॉजिकल और एक सपोर्टेड एविडेंस के तौर पर उसका आंसर मालूम करने के लिए। हियर वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मलेरिया। मैंने आपको पिछले भी कहा कि हम मलेरिया का एग्जाम्पल लेंगे। द ग्रेटेस्ट किलर डिजीज़ ऑफ मैन फॉर सेंचुरीज, जो कि एक बहुत अजीम किलर रहा है, किलर डिजीज़ रही है मैन के लिए बहुत ज़्यादा सदियों से। यू आर फेमिलियर विद द डिजीज़ ऑफ मलेरिया विच स्प्रेड थ्रू अ फीमेल एनोफाइलस मॉस्किटो। हम इन डिजीज़ से वाबस्ता हैं, मलेरिया की डिजीज़ से, जो कि स्प्रेड होती है किससे? एक एनोफाइलस मॉस्किटो जो कि एक फीमेल होती है उससे। प्रीवियसली द कॉज ऑफ मलेरिया वाज अननोन, पहले मलेरिया का कॉज किसी को भी पता नहीं था कि मलेरिया
किस चीज़ से काज होती है। पहले क्या होता था, किसी को पता नहीं होता था, तो मलेरिया से बहुत सारी डेड भी हो जाते थे, लिविंग जो है मेन डाई कर जाते हैं वे पहले मलेरिया के हिसाब से। इट वाज थॉट दैट द मलेरिया इज कॉज्ड बाय बैड एयर, कि जो मलेरिया होती है वो बेड एयर से काज होती है। तो जो मलेरिया है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। अगर आपको एमसीक्यूज आ जाता है द वर्ड मलेरिया इज टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज, तो आप कहेंगे लैटिन वर्ड है मलेरिया। मला मीन्स बेड एंड एरिया मीन्स एयर। मलेरिया मीन्स बेड एयर और ये लैटिन वर्ड है। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड व्हेन अ साइंटिस्ट आइडेंटिफाई द रीज़न ऑफ मलेरिया। ये प्रॉब्लम तब सॉल्व हुई जब एक साइंसदान ने मलेरिया को पहचाना और उसके रीज़न बताए कि क्या रीज़न है जो कि काज बने मलेरिया का। तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, उसको कैसे सॉल्व करें, और जो प्रॉब्लम्स होती है वो कौन सी कैटेगरीज की होती है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम कैसे सॉल्व करें और उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं। और जो कि हमने इसमें पढ़ा कि बेहतरीन एग्जांपल जो कि मलेरिया का एग्जांपल है वो हमने पढ़ा कि ये एक डिज़ीज़ है जो कि काज होती है एक फीमेल मॉस्किटो से, और जो मलेरिया है पहले अननोन थी। और उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि जो मलेरिया है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसकी माना है बैड एयर, मीन्स के ख़राब आलूदा एयर। तो अगर कोई जो मलेरिया थी उसको सॉल्व कैसे किया गया था, उसको सॉल्व किया गया था उसका आइडेंटिफाई करके कि इसके पीछे कौन सी वजह है, कौन सी चीज़ है जिसके ज़रिए मलेरिया काज हो रही है। और उन्होंने ये जाना कि जो मलेरिया है वो इस चीज़ से काज हो रही है कि जो फीमेल मॉस्किटो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स के जो मेन है उसको बाइट करता है। उसके बाद उसमें जो प्लाज्मोडियम होता है उसके पाँव में होता है वो ह्यूमन के ब्लड में ट्रांसफ़र होता है जो कि मलेरिया काज करता है। तो ये आपको पढ़ना है, ये इस पैराग्राफ में यही बातें हैं। और आपको बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं इसमें, अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो एमसीक्यूज़ भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर, ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, पहले मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जर्वेशन है वो होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, मीन्स के उसके बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं। अगर देखें क्लास में कोई मसला हो जाता है तो सबसे पहले उसके बारे में पता किया जाता है कि असल वजह क्या है, और बहुत सारी डिटेल दी जाती है कि ये झगड़ा इस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ। तो इसमें पहले हमें डेटा कलेक्ट करनी पड़ेगी। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई द रीज़न ऑफ द प्रॉब्लम फॉलोड बाय द फार्मूलेशन ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट व्हाट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। सबसे पहला ये स्टेप है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, रीज़न देने का। पहले हम ये करते हैं कि क्वेश्चन फार्मूलेट करें कि किस चीज़ के बारे में, किस क्वेश्चन के बारे में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। द सॉल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट्स विथ ऑब्जर्वेशन। जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उसको हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले ऑब्जर्वेशन से। ये नोट कर लें, ये एमसीक्यूज आ सकता है। द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट्स विथ, या ये कह सकता है द व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, या ऐसे भी कह सकता है द फर्स्ट स्टेज ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़, जिससे हम सॉल्यूशन करते हैं तो वो ऑब्जर्वेशन है। योर ऑब्जर्वेशन कैन बी ऑन एनीथिंग फ्रॉम प्लांट मूवमेंट टू एनिमल बिहेवियर। ये ऑब्जर्वेशन चाहे प्लांट्स की मूवमेंट की हो या एनिमल के बिहेवियर की भी हो सकती है। एन ऑब्जर्वेशन इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज gained through the senses, qualitative or through the use of scientific equipment, quantitative। ये जो ऑब्जर्वेशन होती है वो एक स्टेटमेंट होती है नॉलेज की, जिससे हम नॉलेज गेन करते हैं।
यहाँ हम तो क्वालिटिव नॉलेज गेन करते हैं या क्वांटिटिव। जो क्वालिटिव होती है वो हम थ्रू आवर सेंसेस हासिल करते हैं, और जो साइंटिफिक जो क्वांटिटिव होती है वो हम साइंटिफिक टूल्स इक्विपमेंट के ज़रिए जो है हासिल करते हैं। नीचे दिया गया है पिक्चर्स, आप देख लें। क्वांटिटिव है डेटा रिफर्स टू मेजरेबल ऑब्जर्वेशंस, जिसे हम मेजर करते हैं, नाप तोल करते हैं। टूल्स फॉर क्वांटिटिव डेटा, जिसमें कुछ टूल्स दिए गए हैं। अगर आप देखें तो फनेल दिया गया है, क्लॉक दिया गया है, स्टॉप वॉच दी गई है, थर्मोमीटर दिया गया है, और मैनी मोर जो भी हैं वो दिए गए हैं। अभी इससे क्या होता है कि हम क्वांटिटिव अगर टाइम करना हो तो हम स्टॉप वॉच पर और क्लॉक पर देख सकते हैं। अगर हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है केमिकल्स का तो हम फनेल को इस्तेमाल करेंगे। और अब आते हैं क्वालिटिव पर। क्वालिटिव क्या है? ये है डेटा रिफर्स टू ऑब्जर्वेशंस यूजिंग 5 सेंसेस। जो डेटा हम ऑब्ज़र्व करें, गेन करें अपने 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके। अब पहले साइट क्या है? जिस चीज़ को हम देखें उसको ऑब्ज़र्व करें आई से, तो ये क्या है? ये क्वालिटिव है। और अगर हियरिंग से कोई चीज़ सुनने तो ये क्या है? ये भी क्वालिटी में आ जाता है। और 5 सेंसेस में टेस्ट भी आ जाता है। अगर आप कोई चीज़ टेस्ट करोगे, इसका मीठा है, स्वाद है या खट्टा है, तो ये आप किससे? टेस्ट से मालूम करोगे। और टच से भी हम क्वालिटिव डेटा हासिल कर सकते हैं, और स्मेल से भी, सूंघ के भी। तो अब इस पैराग्राफ में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट करनी की है वो है, सबसे पहले अगर आप बोर्ड के पेपर देते हैं या आपको MCQ सॉल्व करने हैं तो मैं आपको 2-3-4 बातें बता देता हूँ, जिस पर आप फॉलो करें तो आपका वो चीज़ें कम्प्लीटली क्लियर हो जाएंगी। अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ऑब्जर्वेशन के डेफिनेशन आनी चाहिए, जो कि मैंने आपको शॉर्टली बताई थी कि डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। और उसके बाद के ऑब्जर्वेशन कौन सा स्टेप है, उसके बाद क्या कि कौन सा क्वेश्चन है जिसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, और उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें आप एग्जांपल दे सकते हैं अपना कि कौन कौन सी चीज़ों से हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। और अगर आप डेटा ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ऑब्जर्वेशन 2 किस्मों की हम हासिल करते हैं, एक क्वांटिटिव, एक क्वालिटिव। तो आप ये भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो ये आपका कम्प्लीटली एक जो सवाल होगा वो कम्प्लीटली आप लिख सकते हैं। और अगर हम बात करें इस पर MCQs की, तो MCQs पर जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये MCQs बहुत अहम है कि द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फर्स्ट स्टेप सॉल्यूशन, मीन्स कि जब सॉल्व करें तो सबसे पहले स्टार्ट किससे होती है? मेन इम्पॉर्टेंट MCQs है जो आपका आ सकता है। और उसके अलावा क्वांटिटिव और क्वालिटिव क्या भी MCQs आ सकता है, मीन्स कि आपको कोई एग्जांपल दे या नेम दे किसी इंस्ट्रूमेंट का, इक्विपमेंट का या आपके सेंसेस का ही, तो वो आपसे पूछ सकता है कि क्वांटिटिव का ये मिसाल है या क्वालिटिव का है। अगर क्वालिटिव का है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक्सेप्शन भी दे सकता है कि किसको छोड़कर ये सारी जो हैं क्वालिटिव की हैं या क्वांटिटिव की है। तो उम्मीद है कि आप ये सारा समझ गए होंगे। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अब ये छोटी सी बात थी, लेकिन मैंने चाहा कि आपको भी ये बात बता दूं, क्योंकि ये क्या होता है कि बुक के कोने में छोटी छोटी चीज़ें लिखी होती हैं लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं, जिसमें हमें नुकसान होता है। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि अबाउट 280 मिलियन 280 मिलियन पीपुल सफ़र फ्राम मलेरिया इन ओवर 100 कंट्रीज़ है। जो 280 मिलियन लोग हैं वो मलेरिया से सफ़र करते हैं 100 कंट्रीज़ में, 100 मामल्क में। एंड मोर देन 2 मिलियन डाई एवरी ईयर फ्राम द डिजीज़। उनमें से 2 मिलियन लोग वफ़ात पा जाते हैं इस डिज़ीज़ से। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि हम समझते नहीं हैं, लेकिन इसमें से भी MCQs आ सकता है आपका कि कितनी क्वांटिटी है लोगों की जो कि पूरे 100 मुल्कों में
होती है, सफ़र करती है मलेरिया से, या फिर ये कह सकता है कि कितने मुल्कों में ये इतनी पॉपुलेशन है लोगों की जो सफ़र करती है मलेरिया से। और आपको डेथ रेशो भी आपको पूछ सकता है कि बताएं कि जो लोग हैं वो कितने लोग हर साल मलेरिया से डाई करते हैं। तो ये आपको बात ज़रूर अपने दिमाग में याद रखनी है और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। अभी आपका मौका है, आप पढ़ें, जोश दिलो जान लगा कर पढ़ें, क्योंकि अगर आप ये भी 1 महीना जो भी है आपका वो अगर गंवा देंगे तो कुछ भी आपके पास नहीं रहेगा। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आपको 1 महीना है, अगर आप डिवाइड एंड रूल के हिसाब से चलें तो आप हर दिन 16 घंटे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने नए टॉपिक की ओर। अब नया टॉपिक है, इन 1880 a फ्रेंच फिजिशियन लॉवरेन, 1880 में एक फ्रांस का फिजिशियन ने लॉवरेन स्टडीड द ब्लड सैंपल ऑफ मलेरिया पेशेंट अंडर माइक्रोस्कोप, जिसने ब्लड के सैंपल जो कि मलेरिया के हैं उनको ऑब्ज़र्व किया, किस पर, माइक्रोस्कोप पर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे देखिए ब्लड के सैंपल हैं या जरासीम से, जर्म से, जो सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो हम अपने नेक डाई से नहीं देखते वो हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। एंड ऑब्जर्व्ड टीनी क्रिएचर्स इन इट, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मलेरिया है वो काज होती है प्लाज्मोडियम से, जो कि हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। एंड ऑब्जर्व्ड टीनी क्रिएचर्स इन इट एंड नेम्ड एज प्लाज्मोडियम, जिनको इन्होंने नाम दिया प्लाज्मोडियम का। सो डेट ऑब्जर्वेशन वाज मेड डेट प्लाज्मोडियम is present in the blood of malaria patients। अब इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया के पेशेंट्स के ब्लड में मौजूद है। अब आप यहाँ पर पिक्चर देखें तो प्लाज्मोडियम इन ब्लड सैंपल, अब ये जो सारे आप डब्बे देख रहे हैं ये क्या है, ये ब्लड सैंपल है। लेकिन आप गौर से अगर इस स्ट्रक्चर को देखें, इस साइड वाली को जो कि डिफरेंट है ब्लड सैंपल से, तो ये क्या है, ये है प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम आपने पढ़ा कि प्लाज्मोडियम मलेरिया के पेशेंट्स के ब्लड सेल्स में मौजूद था। लेकिन ये ट्रांसफ़र कैसे हुआ, ये ट्रांसफ़र हुआ फीमेल मॉस्किटो से, जिसको हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ के आए थे, एनाफोलिस फीमेल मॉस्किटो, जिसमें ये प्लाज्मोडियम होता है जो कि अपने फीड से बाइट कर ट्रांसफ़र करता है ह्यूमन में। अक्सर तौर पर क्या होता है कि हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, तो अगर हम इसकी प्रिवेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें जो मच्छरदानियाँ आती हैं या कॉइल्स आती हैं, नेट्स आती हैं, तो ये हमें लगानी चाहिए, जलानी चाहिए, ताकि मॉस्किटो कम हो सके और जो मलेरिया की शरह है हमारे मुल्क पाकिस्तान में वो कम हो सके। तो अब आपको मैं मोटिवेट भी करूँगा इसमें और आपको पढ़ाऊँगा भी। तो मेरे इस लेक्चर में आपको कंटिन्यूअसली मेरे साथ चलना पड़ेगा, आपको कुछ भी रुकना नहीं है किसी वक्त। आपको हर चीज़ के लिए हमारा चैनल अवेलेबल है, आपको हमारा इंस्टाग्राम भी पेज है, हमारा फेसबुक पर भी पेज है, हर चीज़ में हम अवेलेबल हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है, जिस टॉपिक के रिलेटेड जो भी हम पढ़ा रहे हैं, आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ फ़ायदा होता है हमारे लेक्चर से, तो आपका भी हक बनता है कि आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो लेक्चर है ना, उसमें आपको सब्सक्राइब करने के लिए हम क्यों कहते हैं, सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि आप अपडेटेड रहें।
जो भी हमारी वीडियो आए आप तक पहुँचे, ज़रूर पहुँचे, ताकि आप देखें जब भी कोई हमारी नई वीडियो आए तुरंत आप तक नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि भाई नई वीडियो आई है आप देख लें। इससे क्या होगा कि इससे बेनिफिट आपका ये होगा कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और लाइक इसलिए कहते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है हमारे लेक्चर सपोर्ट के लिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं आप। तो बढ़ते हैं अपने न्यू टॉपिक के ओर। और आप ये बात याद रखें, कभी भी हारना नहीं है, चाहे फेल हो जाए, कोई मार्क्स नहीं आए, चाहे एमसीक्यूज़ भी कम हो टेस्ट में, लेकिन हारना नहीं है। जब तुमने खुद को कम समझा और आगे नहीं बढ़े, क्वाइट कर दी हर चीज़, तो हर चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो मोटिवेट भी किया है। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ओर, जो कि है हाइपोथेसिस एंड रीजनिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? एक तुक्का, इसको हम कहते हैं एन इंटेलिजेंट साइंटिफिक गेस, जो कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। आप मिसाल ले लें, जब आप पेपर देते हैं तो आपको जो सवालात आते हैं तो आप वो करते हैं, लेकिन आपको जो नहीं आता है वो उसका आप तुक्का लगाते हैं। वो क्या है? आप क्या हाइपोथेसिस है, तो या तो सही या तो गलत। तो चलते हैं हाइपोथेसिस पर। तो हाइपोथेसिस को पढ़ते हैं। हाइपोथेसिस इज अ की कंपोनेंट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। हाइपोथेसिस क्या होती है? साइंटिफिक प्रोसेस की कंपोनेंट होती है। की कंपोनेंट क्यों? कि अगर ये तुक्का लग गया तो हम ग्रेट हो गए, तो ये सॉल्यूशन मिल गया हमें इस प्रॉब्लम का। इट इज़ डिफाइंड एज द इंटेलिजेंट गेस मेड बाय साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। ये कि एक इंटेलिजेंट गेस है, तुक्का है, जो कि साइंसदान देता है एक फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट के ओर। अगर हम ऐसे तुक्का भी लगाते हैं ना, ये अगर क्रिकेट खेलते हैं तो ये तुक्का लगाते हैं कि भाई ये 50 रन बनाएगा, ये सेंचुरी मारेगा, यहाँ 0 पे आउट हो जाएगा। तो ये क्या है? ये केस है, या तो वो 50 रन बनाएगा या तो वो सेंचुरी करेगा। अगर हम कहेंगे वो 0 पे आउट हो जाएगा, तो 0 पे भी अगर हमारा तुक्का है, लेकिन अगर तुक्का सही हो गया तो हम इसको सही भी मान सकते हैं। और अगर किसी ने बेट भी लगाई होती है तो बेट भी जीत सकता है उससे। It is important to note that hypothesis must be testable. ये जानना ज़रूरी है कि हम तुक्का जो लगाते हैं वो सिर्फ हम उसको ऐसे ही मान नहीं सकते, उसको हम एग्जामिन भी करेंगे, टेस्ट भी करेंगे। That means you should be able to test your hypothesis through experimentation. ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो आप हाइपोथेसिस देते हैं उसको अपनी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए डिफ़ाइन करें, टेस्ट करें। योर हाइपोथेसिस मस्ट आइदर सपोर्टेड और फलासिफाइड बाय योर एक्सपेरिमेंट। यहाँ तो जो आपका हाइपोथेसिस है वो करेक्ट भी हो सकता है, उसको सपोर्ट भी मिल सकती है अगर वो सही है, उसको जुटलाया भी जा सकता है एक्सपेरिमेंट के ज़रिए अगर गलत होगा तो। फॉर एग्जांपल, इन मलेरिया केस एन इंटेलिजेंट केस इज़ मेड आफ्टर ऑब्जर्वेशन। मलेरिया के केस में एक इंटेलिजेंट साइंटिफिक गेस बनाई गई थी ऑब्जर्वेशन के बाद, दैट प्लाज्मोडियम इज़ अ काज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया का काज है। ये तो एक स्टेटमेंट में एक हाइपोथेसिस दी गई। अभी हमने ना एक्सपेरिमेंट की ना कुछ, बस ऐसे ही कह दिया। अब इसको हम क्लेरिफाई करेंगे। बट इट इज़ ओनली अ गेस विच कैन बी प्रेजेंट एज अ हाइपोथेसिस। ये क्या है? ये तुक्का सिर्फ एक हाइपोथेसिस थी जो कि उन्होंने प्रेजेंट कर दी थी। अब आते हैं रीजनिंग। अब रीजनिंग क्या है? बायोलॉजिस्ट्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस बाय यूजिंग अ रीजनिंग प्रोसेस। बायोलॉजिस्ट थे, जो बायोलॉजिस्ट हम कहते हैं बायोलॉजी के माहिर को, जिसको इल्म हो बायोलॉजी का। तो उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की उस प्रॉब्लम के बारे में और उसके बाद क्या फार्मूलेट किया? हाइपोथेसिस फार्मूलेट की रीजनिंग को इस्तेमाल करके। और अगर हम देखते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के 2 टाइप्स हैं, एक इंडक्टिव रीजनिंग है और डिडक्टिव रीजनिंग है। तो इसको हम अगले पैराग्राफ में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें कुछ मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बता दूं
जिसके ज़रिए अगर आप वही मैंने आपको बता दूं कि अगर बोर्ड वाला है तो आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी होगी और उसकी एम पॉइंटें लिखनी होगी, और उसके अलावा जो जो नीडेड ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें आप लिखेंगे तो आपका सवाल बन जाएगा। तो अक्सरियत में ये जो होता है बोर्ड के पेपर्स में, उसमें आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ या नोट लिखने को कहता है कि भाई हाइपोथेसिस पर नोट लिखो, रीजनिंग पर नोट लिखो। तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, या आपको कुछ सवाल देता है कि हाइपोथेसिस पर कुछ लिखें, आप हाइपोथेसिस क्यों करते हैं, या ऐसे सवाल आ जाते हैं, शॉर्ट भी आ जाते हैं। अब एमसीक्यूज़ में अगर हम एमसीक्यूज़ में बात करें तो ये एमसीक्यूज़ आपको आ सकता है कि साइंटिफिक प्रोसेस का की कंपोनेंट कौन होता है। तो बताएं, जल्दी करें, क्या होता है आपके सामने है, तो वो होता है हाइपोथेसिस। और रीजनिंग में ये आ सकता है कि रीजनिंग हम क्यों करते हैं। रीजनिंग हम करते हैं हाइपोथेसिस को क्लेरिफाई करने के लिए। अभी आप पिक्चर देखें, इसमें 2.4 एक्सरसाइज है, जो फिगर है उसमें आपको फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो नज़र आ रहा है। और इस पिक्चर का मकसद ये है कि वो कैसे बाइट करता है और ट्रांसफ़र करता है प्लाज्मोडियम को। और ये दूसरी पिक्चर है जिसमें द मलेरियल पैरासाइट्स प्लाज्मोडियम, ये लाइफ साइकिल है पूरी जो कि दिखाई गई है। पैरासाइट्स, मलेरियल जो पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम कैसे इंसान में ट्रांसफ़र होता है और कैसे काज करता है मलेरिया, और कैसे ट्रांसफ़र होता है हमारे रेड ब्लड सेल से में। तो ये कंप्लीट प्रोसेस लिखा हुआ है। और ये इसमें एमसीक्यूज़ आपको ये आ सकता है कि जो प्लाज्मोडियम है वो ट्रांसफ़र तो होता है ह्यूमन के ब्लड में, वो लेकिन कौन करता है, वो आप कहेंगे फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो ट्रांसफ़र करता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब हम पढ़ेंगे इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। अब सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन, इसके शॉर्ट में आपको मालूम हो कि इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग किसको कहते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, जिसमें हम बात करते हैं एक स्पेसिफिक चीज़ से एक जनरल कॉमन चीज़ से। मिसाल पढ़ लेते हैं। शार्क इज़ अ फिश, शार्क एक मछली है। ऑल फिशेज हैव स्केल्स, देयरफॉर शार्क्स आल्सो हैव स्केल्स। शार्क क्या है, एक स्पेसिफिक है, लेकिन क्या होता है कि ऑल फिशेस को स्केल्स होते हैं और शार्क को भी स्केल्स होते हैं। तो ये क्या है कि शार्क इज़ अ फिश, तो स्पेसिफाई किया है शार्क को। और जनरल सभी फिशेस से बात, सभी मछलियों की बात की है। डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, तो ये अपोजिट है आपस में। उसमें हमने स्पेसिफिक टू जनरल गए थे, अब जनरल टू स्पेसिफिक गए। इट इज़ बेस्ड इफ़ देन स्टेटमेंट। अब ये जो हम पढ़ेंगे डिडक्टिव रीजनिंग, वो बेस्ड करती है देन और इफ़ और देन की स्टेटमेंट पर। डिडक्टिव रीजनिंग कैन बी टेस्टेड एंड वेरीफाइड बाय एक्सपेरिमेंट्स। जो डिडक्टिव रीजनिंग है उसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। इन मलेरिया केस द फॉलोइंग डिडक्शन इज़ मेड। जो मलेरिया के केस थे वहाँ पर ये डिडक्शन की गई थी। इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ काज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम काज है मलेरिया का, देन ऑल मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि जो दूसरे मलेरिया के पेशेंट है उसमें भी प्लाज्मोडियम होगा, जो कि पिक्चर में दिखाया गया है पिछली में। एक्सपेरिमेंट, वंस अ प्रॉब्लम हैज़ ऑब्जर्व्ड एंड अ हाइपोथेसिस सजेस्ट, द नेक्स्ट स्टेप in the scientific method is to design an experiment based on the reasoning। सबसे पहले ये मैंने पढ़ तो लिया, पता होगा कि आपको समझ में भी आया होगा या नहीं, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि एक्सपेरिमेंट होता क्या है। एक्सपेरिमेंट वो होता है जो कि हम अपने हाथों से करें, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट, किसी चीज़ को परफॉर्म करें लेबॉर्ट्री में। वंस अ प्रॉब्लम हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, ये मैंने पढ़ा लेकिन दूसरी बार मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, समझ जाता हूँ। जब एक बार हम एक प्रॉब्लम को ऑब्ज़र्व करते हैं एंड हाइपोथेसिस इज सजेस्टेड, और उसके बाद हाइपोथेसिस भी दी जाती है, द नेक्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड इज टू डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट।
और उसके बाद ऑब्जर्वेशन भी हो गई, हाइपोथेसिस भी हो गई, तो उसके बाद हमने रीजनिंग की। रीजनिंग के बाद अभी दूसरा जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो होती है एक्सपेरिमेंट करना। रीजनिंग जो रीज़न दिया गया उसके बेस पर। एक्सपेरिमेंट इज़ अ प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस ऑफ अ साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई द रियल कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम। ऐसे कहते हैं कि जो हर चीज़ में अथेंटिक चीज़ होती है वो एक्सपेरिमेंट होती है, जो कि प्रैक्टिकल होती है, हर चीज़ ज़ाहिर होती है उसमें से। ये क्या होती है? प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस होती है साइंटिस्ट जो करते हैं, और इसमें प्रॉब्लम की असल वजह मालूम हो जाती है एक्सपेरिमेंट में। तो अगर आपको एमसीक्यूज आ जाए कि रियल काज ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई बाय विच स्टेप, तो आप कहेंगे कि एक्सपेरिमेंट से। ऑन इंडक्टिव एंड और डिडक्टिव रीजनिंग, जो कि हम बेस्ड इंडक्टिव भी पढ़ सकते हैं या तो डिडक्टिव रीजनिंग। स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक। A key assumption is that the experiment will be repeated many times by the other scientists. एक की assumption यह भी है कि एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाता है बहुत ज़्यादा बार क्या करता है, रिपीट किया जाता है अदर साइंसेस के तौर पर, जो कि मुख्तलिफ जो साइंसदान होते हैं ना, वो अपनी अपनी एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि एक चीज़ दरियाफ्त कर सकें। क्योंकि बहुत सारे साइंसदान ये भी करते हैं, मुखालिफत भी करते हैं कि हमारा नाम हो। तो इसके लिए साइंटिस्ट परफॉर्म्स 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट। साइंसदान 2 किस्म की टेस्ट करते हैं, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक कंट्रोल ग्रुप है जिसका नाम रखा गया है, और दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। टू फाइंड आउट द काज ऑफ मलेरिया, मलेरिया का जो काज है उसको फाइंड करने के लिए blood samples of 100 malaria patients, experimental group, and the blood samples of 100 healthy persons control group were examined under microscope। मतलब कि 100 मलेरिया पेशेंट जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, और 100 ब्लड सैंपल्स ऑफ हेल्दी पर्सन जो कि सेहतमंद थे, कंट्रोल ग्रुप, उनके सैंपल्स लिए गए। तो अब ये सैंपल्स किस लिए लिए गए थे? ये इसलिए लिए गए थे कि डिफ्रेंशिएट किया जाए कि क्या जो प्लाज्मोडियम है द काज ऑफ मलेरिया, जो कि मलेरियल पेशेंट्स में है, तो वो हेल्दी पर्सनस में तो नहीं। इस बेसिस पर 100 मलेरिया 100 मलेरिया पेशेंट्स और जो हेल्दी पर्सन है उनका एक्सपेरिमेंट किया गया। और एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसमें ये मालूम हुआ कि जो हेल्दी पर्सनस थे उसमें प्लाज्मोडियम मौजूद ना था, जबकि हमने मलेरिया के पेशेंट्स की टेस्टिंग की तो उसमें प्लाज्मोडियम मौजूद था। तो अब एक्सपेरिमेंट्स के हवाले से अगर मैं आपको बोर्ड के पेपर के क्वेश्चंस के हवाले से मैं आपको बताऊं, तो एक्सपेरिमेंट में आपको अगर टाइप्स पूछ सकता है, व्हाट आर द टाइप्स साइंटिस्ट परफॉर्म टेस्ट, तो इसको आपको क्या करना है कि आप कहेंगे कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जो भी आगे डिफ़ाइन किया हुआ है अगर आप लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलती हैं। और अगर हम दूसरा एमसीक्यूज़ पर आएँ कि एमसीक्यूज़ के बेसिस पर कौन कौन सी चीज़ें परफॉर्म हो सकती है, कौन कौन से एमसीक्यूज़ हमारे आ सकते हैं, तो एक ये है कि ये भी आप सब आ सकता है कि एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन क्या है, उसमें कीवर्ड होता है विथ आवर हैंड, जो हम अपने हैंड से करें। या ये भी एमसीक्यूज़ आ सकता है कि एक्सपेरिमेंट हम क्यों करते हैं, किस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि रीज़निंग के बेसिस पर डिडक्टिव हो या इंडक्टिव रीज़निंग हो, उसको हम करेक्ट करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिसको हमें इंडक्टिव और डिडक्टिव रीज़निंग मिली है उसके बारे में, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको आगे ज़्यादा प्रूव करने के लिए, क्लियरिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, जो भी आप कहें, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। और अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चलूँ कि हमने सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पढ़ा और उसके बाद हमने अभी तक क्या क्या क्लियर किया है। ऑब्जर्वेशन क्लियर की है, हाइपोथेसिस क्लियर की है और रीजनिंग की है, जिसमें इंडक्टिव रीजनिंग है और डिडक्टिव रीजनिंग, जो कि टाइप्स है रीजनिंग का। और अभी हमने पढ़ा है एक्सपेरिमेंट। तो और मैं आपको ये भी बताता चलूँ प्यारे बच्चों, आप
जब भी पढ़ें तो अपना फुल कंसंट्रेशन जो भी आपका हो वो अपने पढ़ाई पर हो जब आप पढ़ रहे हैं। हाँ, मोबाइल पर हो, लेकिन मोबाइल पर आपका उस वक्त हो जब आपका टाइम हो, एक फिक्स हो कि आपको इस टाइम पर मोबाइल चलानी है। जब आप खुद पढ़ना चाहें ना, तो खुद उस वक्त कुछ भी चीज़ ना रखें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें सिर्फ़ और सिर्फ। मोबाइल को दूर रखते हैं ताकि वहाँ तक आप पहुँच भी ना सकें कि उसको उठाएं और नोटिफिकेशन देखें। आजकल ये बहुत बड़ा लफड़ा चल रहा है कि हर कोई सोशल मीडिया पर ऐसे फजूल पर वक्त ज़ाया कर रहा है। आप अगर चला रहे हैं तो आप वक्त ज़ाया ना करें, उसको किसी ना किसी चीज़ में अपनी स्किल्स को प्रूव करें। आपके पास बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपनी स्किल्स को शेयर कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं और इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक जो कि अभी ये मैंने आपको पहले दिखा दूं कि ये पिक्चर्स हैं, ये क्या दिखा रही हैं। इसमें नीचे लिखा हुआ है, मैं आपको बताता चलूं इसमें क्या लिखा हुआ है। फिगर 2.6 हाइपोथेसिस एन इंटेलिजेंट गेस विच लीड्स द साइंटिस्ट टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। तो ये हाइपोथेसिस को क्लेरिफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की गई, जो कि इंटेलिजेंट गेस है। जहाँ पर देखें इधर साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप के ज़रिए परफॉर्म करें एक्सपेरिमेंट्स। तो अब हम पढ़ेंगे रिज़ल्ट। अभी रिज़ल्ट क्या होता है कि नतीजा क्या निकला कि हमने ऑब्जर्वेशन की, हाइपोथेसिस की, रीजनिंग की, एक्सपेरिमेंट की, तो रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है। द रिजल्ट्स आर वेयर यू रिपोर्ट व्हाट हैपेंड इन द एक्सपेरिमेंट। अब रिज़ल्ट क्या होता है, जो भी आप रिपोर्ट करते हैं, बयान करते हैं अपनी एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ। डिट इंक्लूड्स डिटेलिंग ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड डेटा मेड ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट। इसमें जो आपने ऑब्जर्वेशन बयान की है और जो आपने डेटा बनाई एक्सपेरिमेंट की, वो सब इंक्लूड होता है, इन्वॉल्व होता है। रिज़ल्ट वेरीफाइज द हाइपोथेसिस। जो रिज़ल्ट होती है उसके बिना पर ही हाइपोथेसिस को वेरीफाई किया जाता है। इन द केस ऑफ मलेरिया, अगर हम मलेरिया के केस में देखें, इट वाज फाउंड इट ऑल द मलेरिया पेशेंट्स एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, वेयर एज द ब्लड सैंपल्स ऑफ हेल्दी पर्सन्स कंट्रोल ग्रुप वर फ्री फ्रॉम प्लाज्मोडियम। अब इस पैराग्राफ क्या मतलब क्या है कि कोई भी रिज़ल्ट होता है वो वेरीफाई करता है हाइपोथेसिस को। अगर हम मलेरिया का केस लें तो इसमें हमने ये पाया कि जो भी मलेरिया के पेशेंट थे, तो मलेरिया के पेशेंट कौन थे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उनमें प्लाज्मोडियम पाया गया उनके ब्लड में, जबकि जो ब्लड सैंपल लिए गए थे एक हेल्दी पर्सन के, उसमें प्लाज्मोडियम मौजूद ना था। अब ये हमने पढ़ लिया, लेकिन इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने की है वो ये है कि आपको रिज़ल्ट की डेफिनेशन आनी चाहिए। रिज़ल्ट क्या होता है, जो भी एक्सपेरिमेंट में होता है वो हम रिपोर्ट करते हैं, उसको एक रिज़ल्ट कहते हैं। ऐसे आप कहते हैं कि नतीजा। और उसके अलावा जो रिज़ल्ट में इंक्लूड की जाती हैं चीज़ें, जो आपने सारी ऑब्जर्वेशन की है, आपने जो भी डेटा कवर की है, जो भी आपको डेटा मिली है किस थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वो भी रिज़ल्ट में इंक्लूड की जाती है। और रिज़ल्ट मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ कि रिज़ल्ट किस चीज़ को वेरीफाई करता है, वो हाइपोथेसिस को। अगर आप बोर्ड के हिसाब से देखें तो आपको रिज़ल्ट की पहले डेफिनेशन लिखनी होगी, उसमें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो इंक्लूड करते हैं, उसके अलावा रिज़ल्ट किस चीज़ को वेरीफाई करता है। और एक मिसाल दे दें केस ऑफ मलेरिया का, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसमें ख़ास तौर पर क्या होता है कि जो भी सवालात आते हैं रिज़ल्ट में, वो आपको जो भी टर्म्स हैं, स्टेप्स हैं बायोलॉजिकल मेथड की, उसमें अक्सर तौर पर देखा गया है कि नोट्स आते हैं कि इस पर नोट्स लिखें, इस पर नोट लिखें, इस पर नोट लिखें। और अगर आपकी टेस्ट होती है बायोलॉजिकल या बोर्ड में एमसीक्यूज़, बोर्ड के एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, तो वो इस पैराग्राफ में ऐसे आ सकता है कि आप रिज़ल्ट की डेफिनेशन आपको याद हो, और उसमें ये भी आ सकता है कि
It includes detailing all the observations and data made during कॉल। किस चीज़ से डेटा कलेक्ट हो, एक तो ऑब्जर्वेशन से हो गया, लेकिन दूसरी क्या चीज़ है वो होगी एक्सपेरिमेंट। तो ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि हाइपोथेसिस किस स्टेप से वेरीफाई होती है, तो आप कहेंगे रिजल्ट से वेरीफाई होती है, या ऐसे उल्टा भी आ सकता है कि रिजल्ट वेरीफाइज द कॉल। किस चीज़ को वेरीफाई करते हैं, वो हाइपोथेसिस को करता है। और अगर अब हम और इसको एलाबोरेट करें तो ये भी आपको आ सकता है एमसीक्यूज, जबकि प्लाज्मोडियम जो था वो मौजूद था, प्लाज्मोडियम मौजूद था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, जबकि किस में नहीं था, मीन्स के कौन से ग्रुप में नहीं था। तो उसका जो आपको आंसर देना है वो आपको कंट्रोल ग्रुप देना है, क्योंकि उसने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वहाँ पर इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर आपको कंट्रोल ग्रुप का नाम मीन्स के एमसीक्यू सिलेक्ट करना होगा। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है कॉन्क्लूजन। कि हमने ऑब्जर्वेशन भी कर ली है, हाइपोथेसिस भी कर ली है, एक्सपेरिमेंट भी कर ली है, रीजनिंग भी कर ली है, और उसके अलावा रिजल्ट भी दे दिया। अभी कॉन्क्लूजन नतीजा क्या निकला आखिर में, क्या अब बचा बाकी। तो कंक्लूजन हम पढ़ते हैं इसमें, द फाइनल स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड डेवलपिंग कंक्लूजन। जो आखिरी और फाइनल स्टेप होता है साइंटिफिक मेथड का, जो कि एक डेवलप करता है कंक्लूजन, वो कंक्लूजन होता है। दिस इज वेयर ऑल द रिजल्ट्स from the experiment are analyzed and the determination is reached about the hypothesis। अब क्या है कि ये ऐसा स्टेप होता है जहाँ जो भी हम रिज़ल्ट हासिल करते हैं एक्सपेरिमेंट को, उनको एनालाइज किया जाता है, परखा जाता है, और उसके बुनियाद पर एक डिटर्मिनेशन की पर पहुँचते हैं हाइपोथेसिस की। इफ़ योर हाइपोथेसिस वाज सपोर्टेड, आपकी जो स्टेटमेंट थी, इंटेलिजेंट साइंटिफिक गेस थी, अगर उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो सारी रिजल्ट्स जो हमें मिली हैं एक्सपेरिमेंट्स से, तो इट्स ग्रेट, तो ये सही है, ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, आपकी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। रिपीट द एक्सपेरिमेंट और थिंक ऑफ अदर वेज टू इम्प्रूव योर प्रोसीजर। अगर नहीं तो फिर आपको, मैंने पिछली बार में बताया कि आपको एक्सपेरिमेंट फिर दोहराना पड़ेगा ताकि आप उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से वाज़े कर सकें। एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, कंक्लूजन इज मेड दैट प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। अब कंक्लूजन क्या बना कि जो प्लाज्मोडियम है वो ही मलेरिया का काज है, जो कि मलेरिया होती है प्लाज्मोडियम के ज़रिए। अब आपको इस कंक्लूजन में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद करने की है, वो आपको बोर्ड के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो वो आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें मैंने आपको प्रोसीजर बताया है कि आप इजीली नोट लिख सकते हैं इस पर। अगर हम बात करेंगे कि एमसीक्यूज़ की, कि आपको एमसीक्यूज़ कैसे इसके सॉल्व करने हैं, और पिछले जो हम पढ़ के आए स्टेप्स वो इससे रिलेट है, तो कौन कौन से एमसीक्यूज़ इसमें आ सकते हैं। तो सबसे पहले ये पूछेगा कि आपको लास्ट स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड क्या है, तो वो आप कहेंगे कंक्लूजन है, या आपको ये भी पूछ सकता है द फाइनल स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, वो आप कह सकते हैं कंक्लूजन है। अभी दूसरा एमसीक्यूज़ जो आपको ये पूछ सकता है कि जो कंक्लूजन होता है वो किसकी बुनियाद पर, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि हमें ज़रूरी होती है कंक्लूजन बनाने के लिए, तो वो होता है आपकी रिज़ल्ट और एक्सपेरिमेंट, जो कि कंक्लूजन को तरजीह देते हैं और कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। तो ये आपका एमसीक्यूज़ होगा कि रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट जो हमें मिलती हैं वही कंक्लूजन को बनाती हैं। अब आपको एक दूसरे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, ये आपको नोट करने की बात है, अपने कॉपीज़ निकाल लें और जो भी मैंने बताया है वो आप नोट कर लें। जो भी पिछले अगर नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लें, अगर लिखना है तो आप मेन पॉइंट्स जो मैं ये बताता रहा हूँ कि बोर्ड में ये आ सकता है, एमसीक्यूज़ में ये आ सकता है, अगर आप नोट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका कोई भी एमसीक्यूज़ नहीं रहेगा, आपका बोर्ड में कोई भी सवाल नहीं रहेगा। इंशाल्लाह आप
कहेंगे सर आपने जो भी कहा था कि वो सही है। इंशाल्लाह ताला, मैं ये नहीं कह रहा कि ये आ सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह पर भरोसा रखें। तो और इसमें एमसीक्यूज जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये कि हाइपोथेसिस को अगर सपोर्ट करे तो ये क्या है, ग्रेट, सही है। अगर नहीं करे तो फिर क्या, तो फिर क्या करने, फिर ये एमसीक्यूज में लिखना होगा टू इम्प्रूव योर प्रोसीजर, वो कह सकता है। अगर आपको बताए कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, आप बताएं कि ये क्या है, तो आप कहेंगे इन द बेसिस ऑफ आफ्टर मीन्स के प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया आफ्टर रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, तो आप कहेंगे इट इज़ कॉन्क्लूजन। अगर आपको कहे कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया बिफोर द एक्सपेरिमेंट, तो कहेंगे ये एक स्टेटमेंट है, या आप कहेंगे ये है का हाइपोथेसिस है। अगला हमारा टॉपिक है साइंस थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी क्या है। साइंटिस्ट use the word theory in a very different way than non-scientists। जो साइंसदान है ना, उन्होंने वर्ड थ्योरी को बहुत डिफरेंट वे में इस्तेमाल किया है, जबकि गैर साइंसदानों का, जो साइंसदान नहीं है उनके बजाय। when many people say I have a theory, जब बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि आई हैव अ थ्योरी, मेरे पास एक थ्योरी है, द रियली मैन आई हैव अ गेस, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक तुक्का है, एक हाइपोथेसिस है या स्टेटमेंट है, जो भी आप कह लें। साइंटिफिक थ्योरीज ऑन द अदर हैंड आर वेल टेस्टेड एंड हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस ऑफ नेचुरल फिनोमेना। इसका मतलब ये है कि जो साइंटिफिक थ्योरीज़ होती हैं, अगर हम दूसरे हाथ पे देखें तो ये वेल टेस्टेड होती हैं और हाईली रिलायबल, इनके बस भरोसे पर होती हैं, पूरी टेस्टेड होती हैं उसके बाद इसको हम कहते हैं थ्योरी। तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस भी इसकी जो नेचुरल फिनोमेना पे बेसिस पर होती है वो भी करेक्ट होती है, बहुत रिलायबल होती है। They unify many repeated observations and data collected from lots of experiments। ये एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे करती है जो कि रिपीटेड हम ऑब्जर्वेशंस हासिल करते हैं, और उसके अलावा जो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अगर हम इवोल्यूशन की थ्योरी को देखें तो ये भी एक किस्म है थ्योरी का, एक एग्जांपल है थ्योरी का। अब इसमें से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं जो कि आपको आ सकते हैं, चाहे शॉर्ट में हो लॉन्ग में हो। सबसे पहले तो मैं आपको कह दूं कि थ्योरी पर भी नोट आ सकता है, ये क्योंकि ये शॉर्ट टॉपिक है, इसमें कोई ऐसा साइंटिफिक रीजनिंग या कोई ऐसा सवाल इतने ज़्यादा नहीं है कि वो उससे क्या निकालें। तो हाँ शॉर्ट हो सकते हैं, कोई एमसीक्यूज आ सकता है, लेकिन इसमें जो अमूमन तौर पर देखें तो इसमें आपको शॉर्ट मीन्स के शॉर्ट नोट्स ही कहेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको थ्योरी की डेफिनेशन बतानी है कि थ्योरी असल में क्या होती है। थ्योरी का मतलब ही होता है आई हैव अ गेस, आई हैव अ स्टेटमेंट, आई हैव अ हाइपोथेसिस, ये आपको लिखना है। या आप ऐसे कहें कि थ्योरी हम उसको कहते हैं जिसमें एक हाइपोथेसिस बने। और ये थ्योरी जो है वो आपको ये भी समझाना पड़ेगा कि भाई थ्योरी जो होता है वर्ड वो डिफरेंट वे में साइंटिस्ट लेते हैं, जबकि आम इंसान की तरह नहीं आई हैव अ थ्योरी। तो मैनी पीपल से आई हैव अ थ्योरी मीन्स कि उनके पास कोई ना कोई केस है ज़रूर। जो साइंटिफिक थ्योरीज होती हैं वो वेल टेस्टेड होती हैं, वो हाईली रिलायबल होती हैं, उनकी टोटली जो स्टेप्स होती हैं वो हुई होती हैं। आप देखें तो उसकी ऑब्जर्वेशन भी हमारे पास होती हैं, उसकी हमारे पास हाइपोथेसिस भी होती है जो कि मेन कंपोनेंट है थ्योरी का, और उसके अलावा रीजनिंग भी होती है, एक्सपेरिमेंट भी होती है, रिजल्ट भी होता है, उसका कंक्लूजन भी होता है। और अगर हम देखें इस पैराग्राफ से कौन कौन से क्वेश्चंस मीन्स के एमसीक्यूज में के फॉर्म में आ सकते हैं, तो वो ये आ सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थ्योरी वर्ड मीन्स के जो लोग कहते हैं कि थ्योरी और
साइंटिस्ट की थ्योरी में क्या फ़र्क होता है। और असल में कहेगा कि आई हैव अ थ्योरी, व्हाट द रियली मीन, इसकी मतलब क्या है। तो आपको ऑप्शन देगा कि गेज है, हाइपोथेसिस है, स्टेटमेंट है। तो आप इसको आला हदीस को ही टिक करेंगे, क्योंकि ये सारा तो है। जो गेज भी इसको कहते हैं, हाइपोथेसिस भी कहते हैं, और उसके बाद स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो ये आला हदीस होगा। और अगर हम देखें तो आपको एग्जाम्पल दे सकता है, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज अ डैश। फिल इन द ब्लैंक्स के क्या है बताएं। तो आप कहेंगे इट इज़ अ थ्योरी, थ्योरी को टिक करेंगे, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और आपको अगर कहे कि जो कि वेल टेस्टेड है, एक हाईली रिलायबल है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है उसकी, तो वो आप कहेंगे कि वो थ्योरी है, साइंटिफिक थ्योरी। अगला हमारा टॉपिक है लॉ एंड प्रिंसिपल। लॉ और प्रिंसिपल क्या है। अ साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। एक साइंटिफिक लॉ क्या होता है, एक यूनिफॉर्म एकदम या कांस्टेंट कह दें, फैक्ट होता है, हकीकत होती है नेचर की। इट इज़ वर्चुअली एन irrefutable theory. Biology is a short in laws due to the puzzling nature of life. बायोलॉजी का अगर हम देखें तो शॉर्ट है उसमें तादाद लॉस की, क्योंकि जो नेचर की लाइफ है वो बहुत पजलिंग है, वो बहुत अजीब है। तो ये डिफरेंस है लॉ और प्रिंसिपल में। अगर लॉ और प्रिंसिपल जो होगा ना वो बन गया तो वो कांस्टेंट ही होगा, उसमें कोई भी हेरफार नहीं हो सकती। थ्योरी में हो सकती है क्योंकि वो बेस्ड होती है हाइपोथेसिस पर, कि हाइपोथेसिस को क्या सपोर्ट करते हैं क्या नहीं करते। अगर करते हैं तो सही है, अगर नहीं तो फिर रिजेक्ट हो जाता है, फिर रिपीटेड हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। तो बच्चों, फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन यू विल प्रिपेयर अ टेबल और ग्राफ ऑफ द डेटा। लेकिन तो है ना, आप अगर क्रिकेट मैच देखें तो अगर वो वैसे बताएं तो वो बहुत डिटेल हो जाती है और समझ में किसी को नहीं आता, ऐसे डेटा ऐसे डिस्क्रिप्शन में बता दें। तो वो क्या कहते हैं, आपने कभी देखा है तो वहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं कि अगर इतना स्कोर है तो इन आवर में ये हो सकता है, ये ग्राफ बनाते हैं। और आपने मैथमेटिक्स में भी देखा है तो ग्राफ का बहुत यूज़ है। अगर हम डेटा ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके लिए या तो हम टेबल बनाते हैं या तो एक ग्राफ बनाते हैं डेटा के लिए। डोंट थ्रू आउट डेटा पॉइंट्स यू थिंक आर बैड और दे डोंट सपोर्ट योर प्रेडिकेशंस। कभी भी डेटा पॉइंट्स को थ्रू ना करें कि ये ख़राब हैं, ये इसको सपोर्ट नहीं करती प्रेडिकेशंस की, ये सपोर्ट करती हैं। आपको ये याद रखना चाहिए, सम ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल डिस्कवरीज इन साइंस वर मेड बिकॉज द डेटा लुक्ड रॉन्ग। अगर हम देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज हुई हैं साइंस में, वो इस तौर पर बनी है कि जो डेटा है वो हमें रॉन्ग नज़र आती है, देखने में गलत नज़र आती है। वंस यू हैव रिकॉर्डेड द डेटा, अगर आप एक दफ़ा डेटा को रिकॉर्ड कर देते हैं, यू मे नीड टू परफॉर्म अ मैथमेटिकल एनालिसिस टू सपोर्ट और रिफ्यूज योर हाइपोथेसिस। एक बुनियाद पर आपको एक मैथमेटिकल भी एनालिसिस करनी पड़ती है आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने के लिए या उसको रिफ्यूज़ करने के लिए। तो अब आपको ये बात याद रखनी है कि डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा एनालिसिस ज़रूरी है आपकी हाइपोथेसिस के भी लिए। आपको एमसीक्यूज़ इसमें जो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आ सकते हैं, तो वो आपको ये आ सकता है कि जो डेटा ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हम किस पर प्रिपेयर करते हैं। आपको टेबल आ सकता है, ग्राफ आ सकता है, या बोथ ऑफ दीज आ सकता है। तो आप कहेंगे बोथ ऑफ दीज, क्योंकि जो डेटा ऑर्गेनाइजेशन होती है वो टेबल के फॉर्म में भी होती है, ग्राफ के भी फॉर्म में होती है। और अगर हम देखें तो जो पॉइंट्स होती है, डेटा पॉइंट्स, तो हम सोचते हैं कि नहीं ये गलत हैं या वगैरह कुछ भी,
सपोर्ट मीन्स के कुछ बहुत सारे ख्याल आते हैं तो ये गलत हैं। और अगर हम देखें तो बहुत सारी डिस्कवरीज ऐसे ही हुई हैं जो कि हमें डेटा तो नज़र आती है रॉन्ग, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्कवरी भी ऐसे हुई हैं। और अगर ये भी आपको MCQs बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्या अगर एक दफ़ा डेटा रिकॉर्ड हो गई तो फिर क्या होता है, तो इसके लिए आगे का क्या प्रोसीजर होता है, तो उसमें आप कहेंगे कि आगे हम मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। और 2 सवाल इसमें भी आ सकते हैं कि अगर आपकी मैथमेटिकल एनालिसिस अगर सपोर्ट करती है हाइपोथेसिस की तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या रिफ्यूज़ हो गया तो क्या ये नहीं हो सकता। तो अब आपको मैंने ये कम्प्लीटली बताया डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा एनालिसिस के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, या जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप अपने लेक्चर नोट्स पर लिख सकते हैं। आप ये अब ग्राफ देखें, तो अगर हम देखते हैं इस ग्राफ में तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ बार चार्ट शोइंग द ट्रेंड ऑफ मलेरिया केसेस रिपोर्टेड इन सिंध 2016-17। अब देखें जो वर्टिकल लाइन वो क्या है, नंबर ऑफ मलेरिया पेशेंट्स 1000 से लेकर 7000 तक है। और यहाँ से अगर आप देखें नीचे हॉरिजॉन्टल तो यहाँ पर महीने लिखे हुए हैं, मंथ्स। तो अब अगर हम देखते हैं फरवरी में ज़्यादा हैं थोड़े, फिर मार्च में कम हुए हैं, और अप्रैल में फिर कम हुए हैं, फिर मई से बढ़ते जा रहे हैं, फिर जून में बढ़ते जा रहे हैं, फिर जुलाई में कम हुए थोड़े, फिर अगस्त में फिर बढ़ गए हैं, और सितंबर में फिर बढ़ गए हैं। अगर हम देखें तो अक्टूबर में सबसे ज़्यादा बढ़ गए हैं, और फिर नवंबर में थोड़े कम, फिर दिसंबर में कम, और जनवरी 2017 में और कम। तो ये ग्राफ था जो कि मैंने आपको बताया कि ये क्या थी, ये मैथमेटिकल एनालिसिस थी। तो अब हम आते हैं इसको और ज़्यादा पढ़ने के लिए, एक चार्ट दिया गया है अ पाई चार्ट शोइंग इन्फेक्टियस डिजीज़ इन पाकिस्तान 2006 की बात कर रहा है, जिसमें इन्फेक्टियस जो इन्फेक्ट करती हैं डिजीज़ उसके बारे में बताया गया है। तो आप अगर देखते हैं तो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है वो 51% है इसका रेशो, और अगर हम देखते हैं मलेरिया का तो 16% है, और डायरिया का देखें तो 15% है, और डायसेंट्री का देखें तो 8% है, और स्कैबीज़ का देखें तो 7% है, और अदर्स दूसरी डिजीज़ जो होती हैं। अब आपको ये ग्राफ याद रखना है, इसकी परसेंटेज याद रखनी है, और इसकी डिजीज़ जो यहाँ पर लिखी हैं वो आपको ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि इसमें से MCQs तो आपको पक्का आ सकता है, क्योंकि ये रट्टे की चीज़ें हैं तो आपको ये रटना पड़ेगा। इन डेटा एनालिसिस द स्टैटिकल मेथड रेशियो एंड प्रोपोर्शन आर अप्लाइड। अगर हम देखें तो डेटा एनालिसिस में क्या होता है कि स्टैटिकल मेथड यूज़ की जाते हैं, मीन्स के रेशियो और प्रोपोर्शन अप्लाई किया जाता है। रेशियो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज एक्सप्रेस एज अ क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम देखें रेशियो तो ये एक कंपैरिजन होता है टू वैल्यूज़ के बारे में, वो एक्सप्रेस करते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में फर्स्ट एंड सेकंड। एग्जाम्पल है फ्लावर हैज़ 4 सेपल्स एंड 12 पेटल्स। एक फ्लावर है जिसको 4 सेपल्स हैं और 12 पेटल्स हैं। द रेशियो ऑफ सेपल्स टू पेटल्स इज़ 4/12. दिस रेशियो कैन बी एक्सप्रेस एज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/3। तो फिर क्या होगा कि इन पर सेम टेबल लगेगा 4 का, तो ये रेशियो बन जाएगा 1/3। A proportion is an equation stating that two ratios are equal. Proportion क्या होता है कि एक इक्वेशन होती है ये जो कि बताती है कि ये दो जो रेशियो हैं वो इक्वल हैं, बराबर हैं। अगर हम देखें तो एग्जांपल है 4/12 प्रोपोर्शन 1/3। तो ये आपस में ये जो दो इक्वेशंस है, दो रेशियोज़ हैं, वो आपस में इक्वल हैं। तो आपने ये पढ़ा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी पढ़ा, तो इसमें आपको ये एग्जाम्पल याद कर लें
कि आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, ये सेपल्स और पेटल्स वाला। और आपको उसके अलावा एमसीक्यूज के लिए आपको ये डिजीज़ याद रखनी है, उसकी परसेंटेज याद रखनी है, जो कुछ भी इसमें पैराग्राफ में है वो आपको याद रखना है, ताकि कोई भी सवाल आपसे छूटे ना। और आपको कोई के स्टैटिस्टिकल मेथड्स क्या होते हैं बताएं, ऑप्शन में सेलेक्ट करें, वो आपको रेशियो भी दे, प्रोपोर्शन भी दे। तो अब बोथ ऑफ दीज कहे तो आप क्या टिक करेंगे, आप करेंगे बोथ ऑफ दीज, क्योंकि रेशियो और प्रोपोर्शन मिलकर ही स्टैटिस्टिकल मेथड्स बनाते हैं। और अगर आपको एमसीक्यू आ जाता है, रेशियो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ कॉल वैल्यूज़ एंड एक्सप्रेस इज़ अ कॉल, मीन्स कि आपको अगर ये आ जाता है तो आप कहेंगे रेशियो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज़। हमेशा टू वैल्यूज़ का कंपैरिजन रेशियो ही करता है। और रेशियो को हम लिखते हैं क्वेश्चन फॉर्म में, सेकंड फर्स्ट अपॉन सेकंड। ये मिसाल भी आपने पढ़ लिया। और उसके अलावा प्रोपोर्शन अगर हम देखें तो प्रोपोर्शन हम कहते हैं इज इक्वेशन जो कि दो रेशियोज को इक्वल स्टेट करता है। जैसे अगर आप देखें 4:12 प्रोपोर्शन 1/3, तो इनको क्या कर रहा है, प्रोपोर्शन दो रेशियोज हैं ये 4/12, जिनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इक्वल हमें बताएगा। तो इस चार्ट में से आपको जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो रेयर केसेस में आपको ये आ सकते हैं कि आपको डिटेल में लिखना होगा कि इतनी परसेंट ज़्यादा, अगर आपको कहेगा कि ज़्यादा परसेंटेज में कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो आप कहेंगे एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। और अगर कहे तो दूसरे नंबर पर तो वो आपको मलेरिया, और तीसरे नंबर मीन्स के ऐसे आपके एमसीक्यूज आएंगे। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा एमसीक्यूज नहीं आएगा आपको जो कि आपके किताब से बाहर हो। अगर आपका रट्टा पक्का है, आप इसको अच्छी तरीके से याद कर देते हैं, तो आपको परवाह करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो एक नई चीज़ आती है कि कुछ न्यू डिफरेंट एग्जांपल दे देते हैं, तो फिर बच्चा परेशान हो जाता है, फिर कहता है कि ये हमने पढ़ा नहीं है ये कुछ। तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा, क्योंकि याद देखिए ना, ये फ्लावर में एक कहा है कि फ्लावर हैज़ 4 सेपल्स एंड 12 पेटल्स। अगर यहाँ पर ये कह देता कि 3 सेपल्स और 15 पेटल्स, तो फिर मैं आपसे पूछता था कि इसका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, आप टेबल लगा दें 1 3 3 और 15 पर 5 दफ़ा, तो 1/1:5 इसका जो है रेशो बनेगा, अगर ऐसे किस्म का कोई सवाल आता है आपको। तो अगला हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। मैथमेटिक्स का रोल साइंटिफिक प्रोसेस में। इमेजिन दैट यू आर अ बायोलॉजिस्ट स्टडीइंग द इंसेक्ट पॉपुलेशन। आप कुछ वक्त के लिए इमेजिन करें कि आप एक बायोलॉजिस्ट हैं जो कि इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं। यू गो इन टू द फील्ड एंड काउंट द पॉपुलेशन सैंपल इन द स्पेसिफिक रीजन। आप क्या करेंगे, फील्ड में जाएंगे, ज़मीन में जाएंगे, और वहाँ पर आप एक स्पेसिफिक रीजन में सैंपल के तौर पर पॉपुलेशन को काउंट करेंगे। देन कंपेयर योर सैंपल विथ अदर रीजन्स टू गेट पॉपुलेशन एस्टिमेटेड। फिर आप क्या करेंगे कि उस एक रीजन का जो आपने सैंपल के तौर पर पॉपुलेशन काउंट की, फिर आपको दूसरे अदर रीजन्स की भी पॉपुलेशन एस्टिमेटेड बतानी पड़ेगी उससे बेट करके। एट एवरी स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस, अगर हम देखें तो इस प्रोसेस के हर स्टेप पर यू डिपेंड अपॉन मैथमेटिक्स टू मेयर। आपको मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी इसको मेयर करने के लिए। प्रेडिकेट एंड अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना, प्रेडिक्ट करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए जो नेचुरल फिनोमिना है उसके लिए आपको मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। काउंटिंग में अगर आप मिसाल ले लें कि अगर किसी की राय लेते हैं किसी भी बात पर, तो सभी की राय नहीं लेते,
सारे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो किसी नहीं राय लेते, 2000 लोगों की लेते हैं या 200 की, फिर परसेंटेज एवरेज बनाते हैं, जिसकी जो भी परसेंटेज होती है उस परसेंटेज से सारे मुल्क की बनाते हैं परसेंटेज। तो आपको ये बात याद रखनी है कि मैथमेटिक्स का भी रोल होता है साइंटिफिक प्रोसेस में, जो कि हमें एनी क्वांटिटेटिव जो हमें मदद पड़ती है उसमें मैथमेटिक्स अपना रोल अदा करता है, जो कि इजी वे में हमें पॉपुलेशन को काउंट करने में मदद देता है। और इसमें अगर हम बात करें तो बोर्ड के एग्ज़ाम में तो नहीं लगता कि कोई ऐसा सवाल आए, लेकिन अगर आता है तो आपको इसकी डिटेल बतानी होगी कि इसका रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या है और कैसे हमारी ये हेल्प करता है। और उसके अलावा अगर हम MCQs की बात करें तो आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें नोट करने की है वो आपको ये याद रखनी है कि अगर हम किसी भी पॉपुलेशन, चाहे इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन हो चाहे बर्ड्स की हो, किसी भी पॉपुलेशन का अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं तो उसकी अगर फील्ड में जाएं और उसकी पॉपुलेशन का आपको कोई कहे कि आप सैंपल के तौर पर काउंट करें तो आप इसी प्रोसेस के ज़रिए आप काउंट करेंगे। अब हमारा दूसरा टॉपिक आगे पढ़ते हैं इसको। मैथमेटिकल बायोलॉजी इज़ अ फील्ड ऑफ रिसर्च डेट examines mathematical representations of biological systems। अब मैथमेटिकल बायोलॉजी क्या है? एक फील्ड है, एक ब्रांच है जो कि रिसर्च करती है और एग्जामाइन करती है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम में अपनी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करके। वन की रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी इज़ द क्रिएशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल। एक इम्पॉर्टेंट रोल, की रोल जो भी आप खेलें मैथमेटिक्स का है बायोलॉजी में, वो है मैथमेटिकल मॉडल्स को क्रिएट करना। देयर आर इक्वेशंस आर फार्मूलाज डेट कैन प्रिडिक्ट आर डिस्क्राइब नेचुरल ऑकरेंसेस। अब यहाँ पर हम देखें तो बहुत सारी इक्वेशंस हैं, फार्मूलाज हैं जो कि प्रिडिक्ट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं नेचुरल ऑकरेंसेस को, सच एज ऑर्गेनिज़म्स बिहेवियर पैटर्न्स। ऑर्गेनिज़म का बिहेवियर है, जो सलूक है, बर्ताव है, उसका पैटर्न क्या है। पॉपुलेशन चेंजेस ओवर द टाइम, पॉपुलेशन की चेंजेस टाइम के हिसाब से। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर क्या है, कितने कार्बन है उसमें, कितने हाइड्रोजन हैं, या एक्सेट्रा जो भी है। हाइट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अगर हम बात करते हैं हाइट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तो वो भी हम माप करते हैं किसकी मदद से? मैथमेटिक्स की मदद से। क्या है मैथमेटिक्स में क्या होता है? काउंटिंग होती है या क्वांटिटी कोई चीज़ होती है, हम तो उसके लिए हम मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करते हैं। पॉपुलेशन ऑफ एन इंडेंजर्ड स्पीशीज़, कोई पॉपुलेशन है जो कि बहुत नुकसानदेह है, उसकी स्पीशीज़ को भी काउंट किस सोर्स से किया जाता है? मैथमेटिक्स के मदद से किया जाता है। बैक्टीरियल ग्रोथ है एंड सो ऑन, जो भी चीज़ें हैं ये इसको काउंट करना, इसको मापना, इसको तोड़ना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं बताना, ये मैथमेटिकल बायोलॉजी का रोल है। फाइनली वी कैन से दैट मैथमेटिक्स प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन बेटर अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड। हम आखिर में यही कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स एक अच्छा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है नेचुरल वर्ल्ड को समझने के लिए। देखें ना, हर चीज़ को अपने आप को बयान करने के लिए दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में अगर हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं या क्वांटिटी मालूम करते हैं तो हम मैथमेटिक्स की जो है हेल्प लेते हैं, मैथमेटिक्स की हेल्प लेते हैं। और अगर बायोलॉजी में ही हमें किसी चीज़ को देखना पड़ता है अंदर अपने जो है जिस्म के अंदर, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रासाउंड, इस्तेमाल करते हैं एक्सरेज, इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजिकल डिजीज़ को ट्रीटमेंट के लिए। तो ये जो अगर हम देखते हैं तो ये सोर्स किसका होता है? ये हो जाता है बायोफिज़िक्स का। मीन्स के फिज़िक्स का भी रोल है बायोलॉजी में। और ऐसे नहीं है कि कोई ब्रांच ऐसे के अपने आप बन गई, नहीं, उसके जो है बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर हम फिज़िक्स की बात करेंगे तो फिज़िक्स में भी बायोलॉजी का बहुत हेल्प ली गई है और
वो केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा हेल्प ली गई है बायोलॉजी की। मीन्स के लास्ट में मैं आपको ये जुमला कह दूं कि हर एक ब्रांच, हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऐसे कहते हैं कोई किसी का काम पड़ जाता है किसी में, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे दूसरी सब्जेक्ट्स का दूसरी ब्रांचेस का भी आपस में काम पड़ जाता है, तो इसके लिए ये इस्तेमाल होती है। उम्मीद है कि आपने पूरा लेक्चर एंजॉय किया होगा और मेरी वीडियो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपने मुकम्मल देख लिया होगा और उम्मीद कि आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं कि मेरे लिए कुछ तो नहीं, आप अपने फ़ायदे के लिए सोचें। सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, आपको अगर फ़ायदा है तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर वीडियो जो भी आती है वो आप तक पहले पहुंचे। क्योंकि मैंने अनाउंसमेंट कर रखी है कि हमारे चैनल पे आपको क्लास 9th की फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री जल्दी आपको प्रोवाइड की जाएगी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा एज़ पॉसिबल एज़ मैं आप तक वो चीज़ें पहुँचाऊँ, क्योंकि मेहनत आप भी करें हम भी करें। क्या होता है ना कि एक रिलेशन होता है कि कुछ हम सीखते हैं आपसे और कुछ आप जो है सीखते हैं हमसे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी हमेशा। और अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई डिफ़िकल्टी है, कोई क्वेश्चन है या आपको कुछ बात समझ में नहीं आ रही है और अगर आप चाहते हैं कि हम इम्प्रूव करें लेक्चर्स को, तो उसके लिए भी हम करेंगे। लेकिन ड्यू टू द लो बजट ना होने के कारण हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे। तो जितना भी है आपके लिए मेहनत करते रहेंगे और आप तक ये डिलीवर करते रहेंगे। लास्ट में एक मोटिवेशन मैं आपको कोट बता दूं, इफ़ नॉट नाउ व्हेन। ये देखने में तो 4 लफ्ज़ हैं लेकिन इनका मकसद बहुत है। इनका मकसद ये है कि हम सिर्फ बोलते रहते हैं बातों को कि मैं आज कर लूँगा, कल कर लूँगा, कल कर लूँगा। आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। यही एक बहुत, मैं ऐसे कह दूँ कि हमारी ख़राब बात होती है कि हम सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते रहते हैं कल पर, कि कल आएगा फिर हम करेंगे, कल आएगा फिर पढ़ेंगे, कल आएगा फिर मीन्स के जो भी पढ़ाई का होगा ना, जिसमें दिल नहीं लगे होगी, हाँ मैं मानता हूँ ये हर किसी को लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि दवाई जो है खट्टी होती है, मीठी नहीं होती है। लेकिन क्या होता है, ट्रीटमेंट के लिए, अपनी केयर के लिए, अपनी हेल्थ के लिए करना पड़ता है, वो पीनी पड़ती है। तो ऐसे ही आपको चाहे भूख तो दोस्त होता है हर किसी का, लेकिन आपको अगर लग रहा है यहाँ आपको पढ़ाई इसी लग रही है तो आपको ये घूंट पीना पड़ेगा इस दवाई का। क्योंकि ये पहले तो मैं कहता हूँ कि बहुत मुश्किल है, यहाँ ऐसे कह दूँ कि मीठी तो नहीं है लेकिन कड़वी है, लेकिन आपको आगे जाकर आपको मीठी लगेगी और आपको अपना फल देगी। क्योंकि अल्लाह ने भी फरमाया है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप मेहनत करें, अपनी दिलो जान से मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला फल मैं आपको दूंगा। तो कभी भी आपको नाउम्मीद नहीं होना, कभी भी किसी को देखकर या किसी की बात में नहीं आना। जो तुम कर सकते हो मेरे भाई वो कोई भी नहीं कर सकता। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो। कभी भी ये ना कहना कि मैं क्वाइट कर दूंगा, मुझसे ये नहीं होगा। नहीं, तुमसे होगा, हर चीज़ होगी, लेकिन उसमें आपकी कैटेगरी होती है कि आपको कौन सी फील्ड में शौक़ है, किस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो वो आप ज़रूर रखें। इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना है, मिलते हैं ऐसी नई अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।